नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, अगर सेल एक कंप्यूटर है तो डीएनए उसका पैसिव हार्ड ड्राइव है, राइट? जिसमें बस इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को जिंदगी देने वाला, सेल की मशीनरी को रन करने वाला एक्चुअल सॉफ्टवेयर क्या है? वो है ट्रांसलेशन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस ट्रांसलेशन के एडवांस मैकेनिज्म और उसके एनर्जी कैलकुलेशंस को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। एक एक एटीपी, एक एक जीटीपी का हिसाब लगाएंगे। फटाफट आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे एमआरएनए ब्लूप्रिंट और टीआरएनए चार्जिंग से। फिर देखेंगे चेन इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में आना ही आना है, एनर्जी कैलकुलेशंस। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द एमआरएनए ब्लूप्रिंट। ये पूरे प्रोसेस का फाउंडेशन है। यहां पर एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी डिफरेंस समझना है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए ना पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड के अंदर कई सारे सिस्ट्रॉन्स होते हैं। रिजल्ट, एक ही टाइम पे कई अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक एमआरएनए स्ट्रिक्टली मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। एक सिस्ट्रॉन, एक पॉलीपेप्टाइड। सिंपल। ये छोटा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस प्रोटीन यील्ड को पूरी तरह बदल देता है। अब इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को आखिर पता कैसे चलता है कि भाई ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू करनी है? प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट कोडॉन से थोड़ा पहले एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। लेकिन यूकैरियोट्स में ये काम कोजैक सीक्वेंस करता है, जो 5 प्राइम कैप के डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होता है, और इसमें इनिशिएशन कोडॉन खुद शामिल होता है। इन दोनों का डिफरेंस आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, चार्जिंग द टीआरएनए। इस पूरे प्रोसेस को हम अमीनो एसिलेशन कहते हैं, और ये 2 अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। देखिए, साइटोसोल में अमीनो एसिड्स इनएक्टिव स्टेट में पड़े होते हैं। तो स्टेप 1 है इनको एक्टिवेट करना, जिसमें हमारा एटीपी खर्च होता है। एक बार ये एक्टिवेट हो गए, फिर आता है स्टेप 2, इन एक्टिव अमीनो एसिड्स को टीआरएनए पर लोड करना, यानी चार्ज करना। यहां पर एक बहुत ही क्रूशियल डिटेल है, जहां एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर फंसता है। जब अमीनो एसिड और एटीपी आपस में मिलते हैं तो एक अमीनो एसिल एम्प कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स टीआरएनए से इंटरैक्ट करता है तो अमीनो एसिड टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर जाकर जुड़ जाता है। लेकिन किस बॉन्ड से? ये एक सुपर कॉमन क्वेश्चन है। आंसर है एस्टर बॉन्ड। इसे मत भूलिएगा। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, चेन इनिशिएशन। यहां राइबोसोम फैक्ट्री असेंबल होना शुरू होती है। अब देखिए, इनिशिएशन ऐसे ही अपने आप स्टार्ट नहीं हो जाता। इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस देखिए यहां। प्रोकैरियोट्स का काम सिर्फ 3 फैक्टर से चल जाता है, IF1, IF2 और IF3। लेकिन यूकैरियोट्स में सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहां करीब 10 अलग अलग यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स यानी EIF की जरूरत पड़ती है। अगर इसका मैकेनिज्म क्लोजली देखें तो पहले छोटा राइबोसोमल सबयूनिट यानी 30S mRNA के साथ बाइंड करता है, और इसमें IF3 हेल्प करता है। फिर इनिशिएटर टीआरएनए के आने के बाद बड़ा 50S सबयूनिट आकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लॉक कर देता है, और इस लॉकिंग प्रोसेस में क्या लगता है? हमारा पहला जीटीपी। तो याद रखिए, इस इनिशिएशन फेज में एग्जैक्टली एक जीटीपी बर्न होता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, चेन इलोंगेशन, असल प्रोटीन चेन बनने का प्रोसेस। इलोंगेशन एक लगातार चलने वाला लूप है। इसके 3 मैंडेटरी स्टेप्स हैं। पहला, डिकोडिंग, जहां राइबोसोम ए साइट में आने वाले नए चार्ज्ड टीआरएनए को पहचानता है। दूसरा, ट्रांसपेप्टिडेशन, जहां एक्चुअल में नया पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और तीसरा, ट्रांसलोकेशन, जहां राइबोसोम एमआरएनए पर एक स्टेप आगे खिसक जाता है। ये साइकिल बार बार चलता रहता है जब तक पूरी प्रोटीन चेन नहीं बन जाती। यहां पर एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, जिसमें कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं। स्टेप 2 में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसको कौन सा एंजाइम बनाता है? नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कोई नॉर्मल प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ये एक्चुअली एक राइबोजाइम है, यानी एक 23S आरएनए मॉलिक्यूल जो खुद एक एंजाइम की तरह काम करता है। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपेप्टिडेशन के बाद बारी आती है ट्रांसलोकेशन की। यहां पर इलोंगेशन फैक्टर G, जिसे हम EFG कहते हैं, आकर राइबोसोम को फिजिकली mRNA पर आगे धकेलता है, ताकि ए साइट नए टीआरएनए के लिए खाली हो सके। अब इस फिजिकल मूवमेंट में मेहनत लगती है, एनर्जी चाहिए होती है, जिसका सीधा सा मतलब है यहां एक और जीटीपी बर्न होगा।
नेक्स्ट है सेक्शन 5 चेन टर्मिनेशन, जहां ये अनुवाद या ट्रांसलेशन रुकेगी। तो ये लंबा एलोंगेशन लूप आखिर रुकता कब है? तब जाकर हॉल्ट होती है जब ए साइट में एक स्टॉप कोडॉन आ जाए, जैसे UAA, UAG या UGA। इन स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई नॉर्मल tRNA तो होता नहीं है। उनकी जगह रिलीज फैक्टर्स ए साइट में एंटर कर जाते हैं और यही फैक्टर्स सिग्नल देते हैं कि बस अब इस चेन को यहीं रोकना है। एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करना, यानी दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स mRNA और नई बनी पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग अलग करना, ये सब फ्री में नहीं होता। चेन टर्मिनेशन के इस आखिरी स्टेप में एग्जैक्टली 1 GTP यूज होता है। एनर्जी कैलकुलेशन के वक्त इस 1 GTP को भूल जाना सबसे कॉमन गलती है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे हाई यील्ड सेक्शन पर, एग्जाम मैथ एंड एनर्जी कैलकुलेशंस। चलिए एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं जो आपको सच में चैलेंज करेगा। अगर एक सेल को एग्जैक्टली 100 अमीनो एसिड्स लंबा प्रोटीन बनाना है तो पूरे प्रोसेस में टोटल कितने ATP और कितने GTP लगेंगे? इस सवाल को सॉल्व करने का मतलब है कि आपको ट्रांसलेशन का हर एक स्टेप और उसकी एनर्जी इकोनॉमिक्स ठीक से समझ आ गई है। आइए इस मैथ को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। 100 अमीनो एसिड्स को चार्ज करने के लिए हर एक को एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट? तो वहां लग गए 100 ATP। इनिशिएशन के वक्त लार्जर सब यूनिट को लॉक करने में लगा 1 GTP। अब ध्यान से सुनिए, पहला अमीनो एसिड तो इनिशिएशन में ही आ गया, बाकी बचे 99 अमीनो एसिड्स। उन 99 अमीनो एसिड्स के लिए 99 बार डीकोडिंग होगी, यानी 99 GTP, और 99 बार ट्रांसलोकेशन होगा, यानी अनदर 99 GTP, और आखिर में पूरे कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए टर्मिनेशन वाला 1 GTP। और यहीं से निकल कर आता है एक अल्टीमेट एग्जाम शॉर्टकट, जिसे हम द प्रोफेसर्स थंब रूल कह सकते हैं। अगर आप उन सारे GTPs को ऐड करें, यानी 1 + 99 + 99 + 1, तो टोटल आता है एग्जैक्टली 200 GTP। मतलब 100 अमीनो एसिड्स बनाने के लिए एग्जैक्टली 100 ATP और 200 GTP चाहिए। तो हमारा सिंपल थंब रूल क्या बना? 1 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 1 ATP + 2 GTP। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और एग्जाम में आपका कोई भी एनर्जी कैलकुलेशन का सवाल कभी गलत नहीं होगा। आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले स्क्रीन पर आपके लिए एक प्रैक्टिस चैलेंज है। एक 25 अमीनो एसिड के प्रोटीन के लिए कितने ATP और GTP लगेंगे? अपना नया थंब रूल यूज कीजिए और थोड़ा मेंटल मैथ लगाइए। और हाँ, जरा सोचिए, अगर इस हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस में एक भी GTP गलत जगह फायर हो जाए तो उस आधी बनी हुई पोटेंशियली टॉक्सिक प्रोटीन चेन का सेल आखिर क्या करता होगा? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना? ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने के लिए हमारे अगले सेशन में जरूर जुड़िए।